Hello everyone. Welcome to lecture 3 of chapter current electricity. और मैं हूं निखिल काम्बोज। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को। आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्लास 10th में ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। रिकॉल क्लास होगी जहां मैं रिवाइज कराऊंगा जो भी 10th क्लास में पढ़ा है। ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीजें, कुछ एड ऑन्स हैं छोटे छोटे से जो हमें करने हैं। तो अपनी नोटबुक्स ओपन कर लो, अपने पेन रेडी कर लो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। राइट, सो what we are going to study is already mentioned here. Ohm's law, resistance and resistivity are the prime topics. यहाँ हम Ohm's law को डिराइव करेंगे। क्लास 10th में हमने डेरिवेशन नहीं पढ़ा था, सिर्फ V इक्वल टू आई आर करके हम आगे बढ़ गए थे। यहाँ हम डिराइव भी करेंगे। एंड न्यू प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी, इस पे बेस्ड आई थिंक क्लास 10th की एस चांद है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इनफैक्ट कोई भी बुक पिक करोगे बहुत क्वेश्चन वहां मिलेंगे और सिमिलर से क्वेश्चन क्लास 12th में भी आते हैं। और मजे की बात है कि बोर्ड्स एग्जाम्स में भी आते हैं, तो बहुत सारा ओवरलैप हमें यहाँ देखने को मिलेगा। यू कैन रिलेट इट विद योर क्लास 10th नॉलेज। और चलो सबसे पहले बिगिन करते हैं ओम्स लॉ से। देखो है क्या, ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। मैं यहाँ अगेन वही वाटर वाला एग्जांपल लूंगा। लेट्स से एक टावर है, हियर इज अ टावर और यहां पर दो टैंक है। वन इज दिस टैंक 1, अनदर इज दिस टैंक 2। दो टैंक बना दिए। अब क्या करता हूं, यहां पर दो होल करता हूं। दिस इज होल 1, दिस इज होल 2। दोनों आइडेंटिकल टैंक्स हैं, आइडेंटिकल होल्स हैं, दोनों में सेम फ्लूइड भरा हुआ है। डिफरेंस क्या है? हाइट का डिफरेंस है। यहां पर जो हाइट है वो h1 है और यहां जो हाइट है कुछ h2 है। अब क्योंकि देखो पोटेंशियल तुम्हें बहुत पढ़ा दिया मैंने। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, बार बार डेफिनेशन रट दी हमने। ग्राउंड फ्लोर से h1 हाइट पे वाटर लेके गए तो कुछ वर्क हुआ। वो वर्क T1 में जो वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है। ग्राउंड से ही T2 वाले टैंक में पानी लेके गए, जो वर्क हुआ वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि H2 बड़ा है, T2 is at greater height, therefore potential energy of T2 is much greater. अब देखो, अगर मैं यहां से ये ऑन करता हूं, ये टैप लगा के यहां से पानी गिरता है, तो यहां से जो पानी गिरेगा है ना, यहां से जो पानी गिरेगा वो दूर जाके गिरेगा। यहां से जो पानी गिरेगा वो कम दूर जाके गिरेगा। लेस काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी। वाई सो? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्यों आ गई? यहां ज्यादा क्यों, यहां कम क्यों है? क्योंकि भाई वर्क का है ना, जहां ज्यादा वर्क हुआ वहां ज्यादा एनर्जी बन रही है, जहां कम वर्क हुआ था वहां कम एनर्जी बन रही है। मतलब लेस द हाइट डिफरेंस, लेस विल बी द काइनेटिक एनर्जी, मोर द हाइट, मोर द काइनेटिक एनर्जी। या मोर वेलोसिटी से हमारा जो लिक्विड है वो फ्लो करने वाला है। एग्जैक्ट सेम चीज हमारे ओम्स लॉ में होती है। ओम्स लॉ में भी क्या है, एक लेट्स से दो पोजीशंस में मार्क कर देता हूं। दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी एंड दिस इज न्यूट्रल या 0 वोल्ट पोजीशन है, जिसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। कुछ चार्ज लिए, यहां पर से कुछ चार्ज हमने यहां पर Q1 चार्ज ले जाके रखा, यहां पर हमने Q2 चार्ज ले जाके रखा, है ना। अब लेट्स से Q2 बड़ा है, ज्यादा चार्ज है, या ये को B का पोटेंशियल ज्यादा है। लेट्स से मैं ये जो पॉइंट है इसको बोल देता हूं दिस इज एट हाई पोटेंशियल। जैसे मेरा T2 वाला टैंक था, ऐसे Q2 को मैंने हाई पोटेंशियल पे ले लिया। मतलब ग्राउंड से Q2 को यहां ले जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा। A का पोटेंशियल लो ले लेता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, एक ब्लू कलर की कंडक्टिंग वायर लाता हूं। ठीक है, कंडक्टिंग वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड पे 0 वोल्ट। अब जैसे कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा डेल्टा V1 और हमारे को कुछ करंट मिलेगा I, क्योंकि चार्ज फ्लो होने लग जाएगा I1। ठीक है, जैसे वहां वाटर फ्लो होने लग गया था, अगर मैं एक रास्ता दे दूं, एक होल कर दिया था तो पानी ग्राउंड पे जा रहा था, ऐसे ही यहां पर एक रास्ता बनाया वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो ये चार्ज है Q1 चार्ज ग्राउंड की तरफ आ रहा है। देयरफॉर आई एम गेटिंग सम करंट I1। क्या करता हूं, एक येलो कलर से Q2 को भी एक ट्रैक बना के देता हूं, तो यहां से Q2 को इधर देता हूं, I2 करंट आया। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V2।
अब वो देख के ही पता चल रहा है, देखने से कि डेल्टा V2 बड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इज मच ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1, देयरफॉर जहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, मतलब वहां ऑलरेडी पहले ज्यादा वर्क किया जा चुका है, देयरफॉर यहां जो करंट है वो भी ज्यादा मिलेगा। यही हमारा ओम्स लॉ कहता है कि भाई अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ज्यादा करंट मिलने वाला है। एक और तरीके से समझ सकते हो इसको, रजिस्टर लिया, रजिस्टर समझ लो बल्ब ले लिया है ना, 100 वॉट का वो 10 रुपए का बल्ब आता है वो ले लिया, और मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी थी अच्छी खासी बैटरी थी, 100 वोल्ट की बैटरी, तो बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहां आए, यहां पर हमने एक दूसरा रजिस्टर लिया, ये R1 रजिस्टर था, ये अगेन रजिस्टर सेम है, लेकिन मैंने क्या करा, इस बार घर में जो बिजली आती है 220 वोल्ट, इस बार जो मेरा सेल था बड़ा सेल लगा दिया, बड़ी बैटरी लगा दी 220 वोल्ट। पहले वाले केस में I1 करंट फ्लो हो रहा था, अब क्योंकि तुमने बड़ा सेल लगा दिया तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो बल्ब विल ग्रो ब्राइटर। ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, जब हम छोटी बैटरी लगाएंगे तो कम करंट जाएगा, कम ग्लो मिलेगा, ज्यादा बैटरी लगाएंगे, ज्यादा बड़ा सेल लगाया तो ज्यादा करंट आया, ज्यादा बल्ब ग्लो हुआ। कई बार तुमने घर में देखा होगा वोल्टेज लो आती है, लो वोल्टेज आती है, लो वोल्टेज आती है तो बल्ब जो पुराने वाले येलो वाले बल्ब थे उनका जो ग्लो है वो डिम हो जाता है, डिम लाइट हो जाती है ना। कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाती है तो उसका ग्लो ज्यादा हो जाता है, तो हियर सेम थिंग, कम वोल्टेज कम करंट कम ग्लो, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट ज्यादा ग्लो। You can see the same thing in this diagram also। काफी देर से मैं जब ये एक्सप्लेन कर रहा था, अभी आराम से देखना, इस डायग्राम में भी सेम चीज हो रहा है। हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम होता जा रहा है। कमिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने बोला ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर हो गए सब कांस्टेंट रहे। करंट flowing through a conductor is है ना, ये यहां से देखेंगे is डायरेक्टली, किसकी बात चल रही है, करंट की। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला, V या I, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखो, मैंने भी अंडरलाइन किया है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन etc आर केप्ट कांस्टेंट। बहुत कॉमन एरर है, बच्चे करते हैं, कंडीशंस लिखना भूल जाते हैं। पूछो ओम्स लॉ क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इतना बोल के छोड़ देते हैं। दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर ये कंडीशंस चेंज होती हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली प्रोपोर्शनैलिटी है ये अक्सर फॉलो नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट कर जाता है। विद अ चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंजेस, विद अ चेंज इन मैकेनिकल स्ट्रेन रेजिस्टेंस चेंजेस। तो ये तभी फॉलो होगा जब हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, क्योंकि ये R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, इक्वल टू लगाया तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज माय R, जिसे मैं रेजिस्टेंस बोलता हूं, जिसे मैं रेजिस्टेंस बोलता हूं। फिलहाल यही मेरा ओम्स लॉ है, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इतना भी लिख दोगे तो काफी है। Go through it, just make note of it, very important law, समझना है इसको। और ये जो फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला बड़ा छोटा सा है, प्यारा सा है ना, फॉर्मूला बड़ा छोटा सा है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओम्स लॉ में ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हमने फॉर्मूला लगा V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखो R इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, कैन आई राइट R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो V अपॉन I एक क्वांटिटी बन रही है जिसे मैं रेजिस्टेंस कह रहा हूं। मैं एक VI ग्राफ प्लॉट करता हूं। मैंने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ प्लॉट किया। एंड इफ यू लुक ऑन टू दिस ब्लू लाइन का जो स्लोप है, ब्लू लाइन का जो स्लोप है कांस्टेंट है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप निकाल सकता हूं, स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा,
यही फॉर्मूला है tan थीटा, गलत तो नहीं लिखा। एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर लूंगा, विच परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बेस लूंगा तो इट इज करंट डिफरेंस। तो स्लोप जो स्लोप है वो मुझे क्या दे रहा है, मुझे वो करंट, मुझे वो रेजिस्टेंस दे रहा है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट द स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ, slope of VI graph will gives me delta V upon delta I, that is equal to resistance R equal to delta V upon delta I. That's the significance of potential difference versus current graph. ये ध्यान रखना, y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस और x एक्सिस पे करंट हो, ऊपर I है, इधर पोटेंशियल है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। एक बार एक सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, इधर y एक्सिस पे करंट दिया हुआ था, x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था एंड रेजिस्टेंस वाज आस्क्ड। सिंपल क्वेश्चन था बट बहुत बच्चे डायरेक्ट स्लोप निकाल के गलत करके आ गए। नाउ ऑन दिस ओम्स लॉ में ये तो ग्राफ का सिग्निफिकेंस हो गया वी, लेकिन आप एक ग्रीन लाइन भी देख रहे हो। इफ यू सी दिस ग्रीन लाइन जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो ही नहीं कर रही है। फॉर दिस ग्रीन लाइन V मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं बट करंट इज इंक्रीजिंग नॉट इन प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है। तो ऐसे डिवाइस जो ओम्स लॉ को ठीक से फॉलो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। The device which do not obey Ohm's law are non-ohmic and the device which obey Ohm's law are ohmic devices. So these are there are two types of device, ohmic and non-ohmic. Examples देखते हैं जरा ohmic and non-ohmic के examples कौन है, कौन फॉलो करता है, कौन ठीक से फॉलो नहीं करता। ohmic डिवाइस में जैसे एग्जाम्पल टंगस्टन वाला जो बल्ब है, टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब जो येलो कलर की लाइट देता था, पहले बहुत चलते थे। उन बल्ब्स में ज्यादा करंट आता था, ज्यादा वोल्टेज आती थी, ज्यादा करंट जाता था, ज्यादा ग्लो करते थे। यहां पर हम बल्ब लिख सकते हैं, पुराने वाले बल्ब की बात चल रहा हूं, एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, फिलामेंट बल्ब लिख देता हूं। सेम थिंग हैपेंस विद आवर फैंस आल्सो। फैन में अगर वोल्टेज कम है तो धीरे घूमते हैं, ज्यादा वोल्टेज देते हैं ज्यादा घूमते हैं। तो हमारे जो फैन है, फैन मींस जितने भी मोटर वाले डिवाइस हैं जहां पर इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रही है, फैन है, वॉशिंग मशीन है और जो भी घूमने वाली चीजें हैं वहां पर मोटर लगी है। मोटर इज एन ओमिक डिवाइस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना हमको वर्क मिलने वाला है। तो भैया नॉन ओमिक कौन से होते हैं? तो नॉन ओमिक होते हैं एलईडीज, यू कैन से जो एलईडीज हैं, डायोड्स बोलते हैं इन्हें, डायोड्स। डायोड्स आर नॉन ओमिक इन नेचर। जैसे मेरा मोबाइल है, मेरे पास जो मोबाइल है, मोबाइल को 1 वोल्ट भी है पोटेंशियल डिफरेंस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 वोल्ट में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी चार्जिंग बराबर चलती रहती है उसमें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा वोल्टेज आएगी तो ज्यादा ब्राइट चलेगा या मेरा जो प्रोसेसर ज्यादा काम करने लग जाएगा। ऐसा नहीं है वोल्टेज कम हुई तो मेरा फोन हैंग करने लग गया, स्लो वर्क कर रहा है, ब्राइटनेस कम हो गया। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक 1% बैटरी भी है, फोन ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है जैसे 100% पे कर रहा है ना। तो उसको बैटरी को कभी भी ऐसा, है ना, ऐसा नहीं ज्यादा वोल्टेज देके जल्दी चार्ज कर दोगे, इट्स नॉट लाइक दैट। वो अपने पेस से ही चार्ज होगा। तो ऐसे डिवाइस, ऐसे एलईडी बल्ब्स हैं, है ना, अपने हमारे रूम्स में एलईडी बल्ब्स होते हैं। एलईडी बल्ब दे डू नॉट फ्लक्चुएट विद द वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ेगी तो भी उतना ही ग्लो करेंगे, वोल्टेज कम होगी तो भी उतना ही ग्लो करेंगे। इट हार्डली मैटर्स टू देम क्या वोल्टेज आ रही है। सेम विद द लैपटॉप्स, है ना, जितने भी ये कंप्यूटराइज्ड चिप्स हैं, मटेरियल्स हैं, इन्हें भी वोल्टेज से फर्क नहीं पड़ता। दिस डिजिटल बोर्ड, ऐसा नहीं है वोल्टेज ज्यादा आएगी तो यहाँ ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, नहीं, ये इतना ही रहने वाला है। वोल्टेज कम आएगी तो इतना ही रहेगा एक थ्रेशोल्ड तक, उसके बाद ये होगा तो डायरेक्ट बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिम होता रहे, डिम होते 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 जैसे फिलामेंट बल्ब होता था, ऐसा नहीं होगा, ये सडनली बंद हो जाएगा। तो ऐसे दीज सच डिवाइस आर नॉन ओमिक डिवाइस। सो डायोड्स यहाँ पर एक एग्जांपल्स है। यू कैन, योर मोबाइल है, तुम्हारे लैपटॉप्स हैं, ऑल सच डिवाइस आर नॉन ओमिक इन नेचर।
सो जस्ट मेक नोट ऑफ दिस, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस मैंने यहाँ नोट्स में मेंशन नहीं कर पाया हूँ। तो ओमिक डिवाइस विच फॉलो ओम्स लॉ, नॉन ओमिक डिवाइस विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। एग्जाम्पल्स याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, पूछा जाता है। बढ़ता हूं अगले टॉपिक पर, विच इज रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्ट, क्या समझ आता है रेजिस्ट से? रेजिस्ट मतलब रोकना या रोकने की कोशिश करना, टू अपोज, टू हिंडर, टू स्टॉप, ये सब चीजें रेजिस्ट से मैं समझ सकता हूं, ये मुझे समझ आता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है, बहुत अच्छा एनिमेशन, ये जो ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन समझ लो या चार्ज समझ लो जो मूव कर रहे हैं, तो ये इनके जो मोशन होता है ना, उस मोशन में जो रेजिस्ट कर रहा है, कुछ जो बाधाएं आ रही हैं, कोई इस मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे बॉल अगर रोल करते हैं ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ फुटबॉल फ्रिक्शन है। ऐसे ही यहां कॉपर वायर है, एक अच्छी कंडक्टिंग वायर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अनलिमिटेड स्पीड से आगे नहीं जा सकते, इनकी अपनी लिमिटेशन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज्यादा करंट मूव कराने की कोशिश करेंगे ज्यादा स्पीड में, तो ये कॉपर वायर गर्म हो जाएगी, गर्म होकर मेल्ट कर जाएगी, आग लग सकती है ना। ये सब हम देखते हैं। तो डेफिनेशन रिमेन सिंपल। अभी कॉज पे आता हूं। डेफिनेशन इज, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय कंडक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कंडक्शन बाय कंडक्टर होगा, बाय कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन बाधाएं, ठीक है, रुकावटें, रुकावटें, कुछ भी जो जिस भी वर्ड से तुम्हें समझ में आता हो उससे समझ सकते हो। जो रुकावटें आ रही हैं, कौन दे रहा है? कंडक्टर दे रहा है। किसको दे रहा है? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड मैथमेटिकली इट्स द रेशियो ऑफ V एंड I, वो हमने पिछली स्लाइड में देखा फ्रॉम द ओम्स लॉ, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, R इक्वल्स टू V अपॉन I। ऐसा यूनिट इसकी ओम्स होती है। ओम्स लिखना नहीं चाह रहे हो तो वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो, ये भी ऐसा यूनिट है। ओम्स नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ऑनर करने के लिए हम उनको ओम्स लिखते हैं। एंड दिस सिंबल, द सिंबल इज नोन एज ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सा प्यारा सा सिंबल है ओम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज डिफाइन 1 ओम। नोटबुक में लिखेंगे डिफाइन 1 ओम्स। आंसर है, आंसर लिखा हुआ है। 1 ओम्स को डिफाइन करना है। मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग मेटल का पीस है, इसमें मैंने 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। छोटी सी बैटरी थी मेरे पास, मैंने इसको 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और मुझे पता चला कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। एक मेटेलिक वायर है मेरे पास, पीस है, इसको मैंने 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और मुझे पता चला इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम 1 ओम्स बोलेंगे। मतलब एक वायर, 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज when potential difference of 1 volt is applied। 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गया, तो हम बोलेंगे जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट आ रही है वो 1 ओम्स के बराबर है। कुछ यहां से समझ लो, लेट से मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, 1 वोल्ट की बैटरी लगाने से यहां पर 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर which gives me 1 ओम्स। तो ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर का सिंबल है, हम ऐसे भी बनाते हैं, कई जगह हम ऐसे भी बनाते हैं, बोथ आर द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज माय 1 ओम। रेशियो ऑफ द V एंड I इज रेजिस्टेंस। जस्ट गो थ्रू दिस। नेक्स्ट आता हूं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पे, कि ये रेजिस्टेंस होता क्यों है ना, वजह क्या है।
तो कॉज में दो वजह है। कंडक्टर्स के लिए जो रीजन है वो डिफरेंट है, इंसुलेटर्स के लिए जो रीजन है वो डिफरेंट है। फिलहाल मैं सिर्फ कंडक्टर्स के लिए डिस्कस कर रहा हूं। इफ यू कैन सी, एक कॉपर वायर है और उस कॉपर वायर को थोड़ा सा जूम करके मैंने एक छोटा सा सेक्शन यहां पर ले लिया। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन यू कैन सी, जिसमें मैं इंटीरियर का व्यू ले रहा हूं। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के चार्ज हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर मूविंग, ये मूव कर रहे हैं। और मूव करते करते क्या है, ये देखो, इफ यू कैन सी दीज रेड बॉल्स जो डार्क ब्लैक कलर की है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, हैवी पॉजिटिव चार्ज। ओके, दीज आर हैवी पॉजिटिव चार्ज, जो स्टैटिक, जो मूव नहीं करते। और यू कैन से दीज आर द एटम्स, दीज आर द फिक्स्ड एटम ऑफ सॉलिड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इफ यू सी, जगह 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 ये छोटे छोटे रेड रेड स्पॉट यू कैन सी, इनके मोशन की वजह से क्या हो रहा है, जगह जगह पर रेड रेड स्पॉट्स बन रहे हैं, मतलब ये टकरा रहे हैं। दीज आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। होता ही है, अगर एक छोटी सी रोड है और उस पर 20-30 बच्चे एक साथ भागने लग जाए तो क्या होगा, कोलिजन होगी ना, टक्कर होगी, एक दूसरे से टकराएंगे तो टक्कर होगी, कोलाइड करेंगे। दीज कोलिजन्स आर द रूट कॉज फॉर द रेजिस्टेंस। तो कॉज में लिखना है, जो रूट कॉज है वो क्या है, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with other electron and other static atoms कह लो, न्यूक्लियाई कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी कहना चाहो। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हुए कोलाइड करते हैं आपस में, है ना, ये कोलिजन ही रूट कॉज है। और रेजिस्टेंस का, अगर ये बहुत स्मूथली मूव करते, ये जो, अब देखो, ये जो है ना, कितने कोलाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। मटेरियल जितना अच्छा है, जितना अच्छा कंडक्टर होगा, वहां पर कोलिजन्स उतने कम होंगे। कोलिजन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कम रेजिस्टेंस का मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर होना। कम रेजिस्टेंस का मतलब वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज नहीं करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने देगा। इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो करेंगे तो करंट अच्छा फ्लो होगा और हम कहेंगे अच्छा मटेरियल है, अच्छा कंडक्टर है। और अगर कोई मटेरियल पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दे, उन्हें आगे जाने के लिए बैटरी को बहुत वर्क करना पड़े, बहुत पुश करना पड़े, तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस हाई है। जहां रेजिस्टेंस हाई होता है वहां करंट अपने आप कम हो जाता है, फॉल कर जाता है। So here is the definition. Here is the definition for 1 ohms and here is the definition for cause of resistance. Copy this and move to next. Derivation of Ohm's law. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ये हमें मतलब हम अगर एस्टिमेट करते हैं या ये को आइडिया लगाते हैं तो हमें समझ आता है, ठीक है। मैंने तुम्हें सबसे पहले वो पोटेंशियल डिफरेंस वाले एग्जांपल से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था, है ना। ये यहाँ पर हमने टैंक के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था। बड़े टैंक से या ऊंचे वाले टैंक से ज़्यादा फास्ट पानी गिरेगा क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर है, छोटे वाले से कम स्पीड पे गिरेगा क्योंकि वो नीचे है। बहुत अलग अलग तरीके से हमने समझा था। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर मेथड 1 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा मेथड भी है, इसको आराम से घर पे करना, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट ये नोट्स के लिए, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ मैं यहीं से करूँगा। मेरे को 2 फॉर्मूले की जरूरत है, दोनों फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं। वन फॉर्मूला इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनदर इज रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला E टॉ अपॉन m। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो मैंने E को रिप्लेस कर दिया पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई EV अपॉन ml टॉ। यहाँ जो वेरिएबल्स हैं बहुत ध्यान रखना उनका। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड टॉ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दूसरा फॉर्मूला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट करने के लिए, I इक्वल टू NEAVD। यहां पर N क्या था, N था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। E is charge on electron, A is area of cross section, VD is drift velocity। दोनों को मैं मर्ज करूं, अगर कैसे मर्ज होगा, तो मैं I की जगह या VD की जगह VD को रिप्लेस करता हूं। VD का फॉर्मूला मेरे पास है EV/ml/τ। तो मैंने क्या किया, VD को इक्वेशन, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 2। सो बाय 1 एंड 2 आई हैव I इक्वल टू NEA एज इट इज है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD वाला पार्ट है वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से उठा के यहां रख दिया। तो मुझे मिलता है I इक्वल टू NEAEML/τ। ये पूरा मर्ज हो गया। मैंने क्या किया, सारी चीजें एक तरफ भेज दी। देखो क्या करा, I ऑलरेडी था और यहां से ये बाकी चीजें ML आया, इधर से NEAE आया और एक टॉ भी आया। ये हो गया इक्वल टू V के बराबर। यही हुआ। इसी चीज को यहां लिख दिया, V इज इक्वल्स टू I टाइम्स ML/NE स्क्वायर E इंटू E स्क्वायर A टॉ। ये टॉ है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहां पर लिख दी। अब यहां देखो, M क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो वैल्यू है, ये अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो पूरा कांस्टेंट होने वाला है। दिस होल वैल्यू इज कांस्टेंट। और अगर एक मटेरियल है, जैसे एक वायर ही ले तो इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों कांस्टेंट रहने वाले हैं अनटिल एंड अनलेस मैं इसको स्ट्रेच कर दूं या इसको कंप्रेस कर दूं। तो L एंड A आर ऑल्सो कांस्टेंट फॉर अ गिवन सेट ऑफ वायर। तो L/A इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो मैं इस पूरे को एक कांस्टेंट मान सकता हूं। इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लिया जिसे मैंने कहा रो। MNE स्क्वायर टॉ को मैंने बोल दिया रो। तो मुझे मिला V इज इक्वल टू I रो L/A। ठीक है, तो V इक्वल टू I, ये वाली वैल्यू को मैंने रो कर दिया, रो L/A। ठीक। अच्छा बताओ, एक मटेरियल के लिए, फॉर अ गिवन मटेरियल, कॉपर की बात कर लो, क्या ये रो कांस्टेंट है? फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये रो कांस्टेंट है। एक वायर के लिए लेंथ भी कांस्टेंट है, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी ये ब्लू पेन से यहां लिख दिया था। इसको अगर मैं देखूं तो मुझे मिलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को मैंने फर्दर R बोल दिया, क्योंकि V इक्वल टू I R होता है। तो रो L/A इज इक्वल्स टू R लिख दिया। R को मैं क्या लिख रहा हूं, रो L/A। तो V इक्वल टू IR बनता है, वेयर R इज अ कांस्टेंट और V इक्वल टू IR या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही क्या था, यही तो हमारा ओम्स लॉ था, है ना। तो एक बार फिर से क्विक रिकैप करूंगा। हमें जो चाहिए इसमें वो चाहिए एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक I इक्वल टू NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और ये पूरा अपने आप से ओपन होता चला जाएगा। कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है इसमें, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो भी वेरिएबल यहाँ यूज कर रहे हैं उनके हमें सही मतलब पता हो। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड सो ऑन, सारा हमें पता होना चाहिए। एक बार साइड में चाहो तो दोबारा से सब चीजें मेंशन कर लो। V क्या है, V क्या है, I क्या है, NE टॉ M N, ये सारे के सारे वेरिएबल सबको अलग से लिस्ट करके मेंशन करेंगे कि क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L/A, इट्स ऑल्सो कॉन्स्टेंट रो L/A। ये फॉर्मूला भी क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आज के ही लेक्चर में हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। कंडक्टिविटी हम ऑलरेडी अभी डिस्कस किया पिछले लेक्चर नंबर 2 में कि इट्स द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। सिग्मा को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। कॉपी दिस। रेजिस्टेंस के बाद चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे। किस किस चीजों पे ये हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। इसको आसान लैंग्वेज में समझना है तो ऐसा समझो, एक रोड है, ठीक है,
लेट्स टेक अ रोड और यहां पर कुछ गाड़ियां मूव कर रही है, सम ट्रैफिक इज हेयर एंड लेट्स से कुछ 100 किलोमीटर का ये ट्रैक है और जब ये गाड़ियां यहां चलती हैं तो ये आपस में टकराती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो लेट्स से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो होंगे, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, हर रोड पे होते हैं अक्सर एक्सीडेंट्स, यहां पर कुछ एक्स एक्सीडेंट्स हुए, ठीक है। इस पूरी रोड पर चलते हुए टोटल जो एक्सीडेंट्स ऑन एवरेज हो रहे हैं पर डे, लेट्स से वो एक्स एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जितने ज्यादा कोलिजन्स उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तो ये एक्सीडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे हमारे रेजिस्टेंस को। अब देखो क्या करता हूं, एक प्रोजेक्ट लाता हूं और इस रोड को, एक प्रोजेक्ट लाते हैं, ये रोड है जिसकी लेंथ अभी मान लो ये 2 लेन है, इस 2 लेन को मैं क्या कर देता हूं, 4 लेन कर देता हूं। ट्रैफिक उतना ही है, ट्रैफिक अभी भी उतना ही है, मैंने इस 2 लेन को क्या कर दिया, 4 लेन कर दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं बढ़ा दूं तो ये जो गाड़ियां यहां मूव करती हैं इनके मोशन के लिए अब ज्यादा जगह अवेलेबल होगी। जितनी ज्यादा स्पेस यहां पर अवेलेबल होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेन डबल हो जाने से जो एक्सीडेंट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। एक्सीडेंट्स विल ऑल्सो बिकम हाफ तो नहीं कह सकते, पर हाँ कम तो हो जाएंगे, ये तो क्लियर है। मतलब रोड को डबल कर देने से एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, ये हम इन जनरल समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मैं इस रोड को डबल ना करूं, ठीक है, 4 लेन ना करके मैं क्या करता हूं, इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूं। इसकी जो लेंथ है, लेंथ को बढ़ा देता हूं, लेंथ को 100 किलोमीटर और इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब ये जो रोड, ये जो गाड़ियां है, जो ट्रैफिक है, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक मूव कर रही हैं। अगर यहां एक्स एक्सीडेंट होते थे, सेम क्वालिटी के ऑफ रोड यहां पर भी है, तो अब इधर भी एक्स एक्सीडेंट्स होंगे, तो टोटल एक्सीडेंट्स कितने हो गए, 2x हो गए। एक्स एक्सीडेंट्स यहां पर भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हैं, x हैं, तो जब लेंथ बढ़ गई तो एक्सीडेंट्स बढ़ गए। ज्यादा लंबी लेंथ ज्यादा एक्सीडेंट्स, इसका मतलब ज्यादा कोलिजन। सेम चीज को मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में लेता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में लेता हूं। अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूं, वायर को बढ़ाता हूं, इफ यू कैन सी देयर आर 2 वायर्स, एक ऊपर है एक नीचे, नीचे वाली वायर ज्यादा है, ज्यादा लंबी वायर है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये ज्यादा कोलाइड करेंगे, मोर एक्सीडेंट्स विल हैपन which results in more resistance. So you can see long wire implies more collisions, implies higher resistance. और इसको हम यहां से समझ सकते हो कि जब ये ऊपर से क्रॉस करें, ज्यादा क्रॉस करें, नीचे से क्रॉस करते करते ये इनकी एनर्जी खत्म हो जा रही है रेजिस्टेंस की वजह से, एंड तक 1-2 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पा रहे हैं, जबकि छोटी वायर में काफी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर ले रहे थे, मतलब करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था। यहां पर रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट फॉल कर गया। तो मैं ये कह सकता हूं रेजिस्टेंस इजंट ज्यादा लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा कोलिजन। एंड सेकंड इज माय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया बढ़ा देने से रेजिस्टेंस कम हो जा रहा था, कोलिजन्स कम हो जा रहे थे, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटी वायर, थिक वायर होगी तो वो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मोशन को फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा स्पेस मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से कंडक्शन कर पाएंगे। इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो मुझे एक फॉर्मूला मिलता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, where rho is a constant, proportionality constant है, R equal to rho L upon A, L is length, A is area of cross section, rho represents a special quantity जिसको हम कहते हैं resistivity, या फिर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों एक ही चीज है। रेजिस्टिविटी बोल लो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो, एक ही बात है।
R इक्वल टू रो एल अपॉन, ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पर रो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। इस रो की वैल्यू अभी हम पिछले डेरिवेशंस में निकाल चुके हैं। रो वाज इक्विवेलेंट टू यू कैन सी हेयर दिस रेड सर्कल mne स्क्वायर टॉ, ये रो की वैल्यू है। एल अपॉन ए तो एज इट इज, पिछले डेरिवेशन की बात है, अभी 5 मिनट पहले की है। रो रेजिस्टिविटी इज m अपॉन ne स्क्वायर टॉ। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये अच्छे कंडक्टर्स में ज्यादा होते हैं। पुअर कंडक्टर्स जो बहुत अच्छा कंडक्शन नहीं करेंगे, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस वजह से n कम हो जाएगा, है ना। तो ये नेचर ऑफ द मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगा। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू R ए अपॉन L, ये L है। और अगर इसे डिफाइन करना हो तो होता क्या है ना, यहाँ पर देख लो R इफ लेंथ 1 कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 कर दो, तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ऐसा समझो एक तुम्हें ऐसा क्यूब बनाना है, क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। एक क्यूब बनाओ, एक क्यूब बना दो, ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब 1 मीटर हो। जिस भी मटेरियल का तुम्हें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है उस मटेरियल का एक क्यूब बना दो। लेट्स से कॉपर का अगर निकालना है, कॉपर का एक क्यूब बनाओ, 1 मीटर इन द लेंथ, 1 मीटर इन द ब्रेथ एंड 1 मीटर इन द हाइट। तो जो 1 मीटर क्यूब का क्यूब बनेगा, इस क्यूब में अब क्या करो, वायर लगाओ। इस क्यूब में अगर मैं कनेक्शन कर दूं, यहां से करंट आया, करंट यहां पूरे में घुमा और फिर यहां चला गया आगे। अब ये क्यूब कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक मतलब समझ लो, हमने कुछ स्पेसिफाई किया। क्या स्पेसिफाई किया, लेंथ, एरिया, इस चीज को स्पेसिफाई कर दिया, तो हमारा जो रेजिस्टेंस बना वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन गया। यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट देख लो, यूनिट विल बी इक्वल टू ओम मीटर। रेजिस्टेंस के लिए ओम, एरिया अपॉन एल, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की मीटर होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन एम, एम बचेगा। यूनिट इज ओम मीटर। ये 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो रेजिस्टिविटी समझ आई, एक मटेरियल के स्पेसिफिक शेप एंड साइज का जो रेजिस्टेंस होता है, और वो स्पेसिफिक शेप एंड साइज क्या है, ये है, क्यूब है। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट लेंथ, अब जो रेजिस्टेंस बनेगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। बस यही हमें समझना था इस टॉपिक में। आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी ये देख लो, रेजिस्टिविटी कहां से आया, पुराना ही फॉर्मूला है, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब यहीं से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट से रिलेट करके हमने रो निकाला था, m अपॉन n स्क्वायर टॉ। सेम चीज यहां करी गई है, करंट लिया, करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, एंड फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग इज रो इक्वल्स टू m अपॉन ne स्क्वायर टॉ। किस किस चीज पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो है ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। अच्छे मटेरियल्स में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है ना, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। E कांस्टेंट फॉर अ गिवन टेम्परेचर, टॉ इज कांस्टेंट, टॉ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बार बार रिपीट कर रहा हूं, भूलना नहीं है, ठीक है। ये वही फॉर्मूला, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए से रेजिस्टिविटी बनती है डायरेक्ट। अच्छा, ये मत समझ लेना कि रेजिस्टिविटी तो एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, नहीं, एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि लेंथ को जब यूनिट कर दिया तभी तो जो रेजिस्टेंस आया उसी को तो रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। तो लेंथ को तो वेरी अगर करोगे तो फिर रेजिस्टिविटी आएगी ही नहीं। तो रेजिस्टिविटी आती तब है जब लेंथ यूनिट होती है। तो इनको तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, जब इसे स्पेसिफाई किया तभी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आया। अगर तुम इसको चेंज कर दोगे तो फिर जो रेजिस्टेंस आ रहा होगा उसे रेजिस्टिविटी थोड़ी बोलेंगे, वो तो नॉर्मल रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो गिवन डायमेंशंस पे आता है, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक लेंथ और एरिया पे आता है। तो हमारा ये जो है ये इंडिपेंडेंट होगा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। यहाँ जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको डिफाइन किया गया है। एन नंबर डेंसिटी, एन को ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। सेकेंड पार्ट में इंक्रीज इन टेम्परेचर, टॉ के साथ देखो रिलेशन ये पूछा जाता है, ठीक है, टॉ के साथ रिलेशन, टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ा दोगे, आग लगा दी तुमने, गर्मी हो गई, तो क्या होगा, अब वो जो इलेक्ट्रॉनों ने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, दे विल मूव फास्टर। ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो ज्यादा टकराएंगे ना, ज्यादा टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब जब टेम्परेचर राइज करता है तो जो रिलैक्सेशन टाइम है ये फॉल कर जाता है, और ये इनवर्स रिलेशन में देयरफॉर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो कंडक्टर्स में जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम्हारा जो रिलैक्सेशन टाइम है फॉल करेगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज। ये ध्यान में रखेंगे। एम ई आर द कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी एंड द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। तो मेन फैक्टर यहाँ पर एन है और एक टेम्परेचर है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है, वो तो किसी पर डिपेंड करती नहीं है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर ऑन द स्क्रीन। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहले जो जो गिवन है मेंशन कर लीजिए। हमें रेडियस गिवन है 0.5 mm एंड द लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टिविटी 3.14 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला हमारे को रेजिस्टेंस पूछा है ना, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। आई हैव द फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। जब कुछ मेंशन नहीं है, वायर है, तो वायर यूजुअली सिलिंड्रिकल शेप की होती है, एंड फॉर अ वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। ये तो बच्चों वाली चीज हो गई, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, ऑल द वैल्यूज आर गिवन। फटाफट से लगाता हूं, लेट्स सी क्या आता है। तो मैं यहाँ R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी 3.14 10⁻⁻8, लेंथ 10 सेंटीमीटर है जिसमें 0.1 मीटर लिख लेता हूं, कन्वर्जेंस का ध्यान रखेंगे, अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, क्योंकि मिलीमीटर्स में, इसको मीटर्स में करूंगा, इसका होल स्क्वायर। तो मुझे ये तो कैंसिल हो गया, R इक्वल्स टू ये 10⁻⁹ हो गया, क्योंकि 0.1 को क्या लिख सकता हूं, 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, -1 -8 -9 हो गया। आगे नीचे जो बच रहा है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 6, 3 3 9 मत कर देना, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -6 ऊपर चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस बनेगा 10⁻⁻6 -9 + 6, तो -3 ओम्स, और ये 0.5 मतलब हाफ, और ये भी हाफ, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ So answer is this only, R equals to रो 4 इंटू 10⁻³ यहां से मैं ऑप्शन नंबर 3 को what I think is ये 3 एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पर 1, so 4 इंटू 10⁻³ ohms is the correct answer. Just go through it. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। If the length of conductor is halved, its resistance will be R equal to रो L अपॉन A। वो क्या बोल रहा है, नई लेंथ क्या हो गई है, ओरिजिनल क्या हाफ हो गई है, L/2 हो गई है। What will be the new resistance? तो R डैश क्या हो जाएगा, रो L डैश अपॉन A। तो R डैश हो जाएगा रो L डैश की जगह में L अपॉन 2 लगा देता हूं A। तो ये मुझे मिलता है R इक्वल्स टू हाफ, R डैश इक्वल टू हाफ
रो एल अपॉन ए। अब ये जो वैल्यू रो एल अपॉन ए किसकी है, ये हमारे आर की वैल्यू है, तो मुझे मिलता है आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाय 2। और वैसे भी मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर लेंथ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। बट ये मैंने प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ इट्स कंडक्टेंस विल बी, तो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, G इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर मैंने लेंथ को हाफ किया तो रेजिस्टेंस मुझे पता है हाफ हो जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कंडक्टेंस विल बी डबल्ड, ओके, इनवर्स रिलेशन है यहां पर। मूविंग टू नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, if the length of conductor is halved, radius is doubled, its resistance will be। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। R इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, दैट इज माई फॉर्मूला। क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। अगर मैं ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे क्या यहां पर मतलब ये इस तरफ सॉरी आर डैश पे रो एल डैश अपॉन पाई आर डैश का स्क्वायर, यहां पर आराम से सब्स्टिट्यूट करना है इसको। मुझे जो मिल रहा है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एल रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा बाहर, एल का एक 2 आएगा और इसका स्क्वायर तो 1/8 बाहर आ जाएगा। एल बाई 2 के एक 2 आया और ये 2r का स्क्वायर होकर 4 हो गया, 4 to the 8 1/8। अब ये जो वैल्यू है तो ओरिजिनल की है, तो मुझे मिलता है r डैश इज इक्वल्स टू r बाय 8। तुमने एक तो लेंथ कम कर दी, लेंथ कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, फिर तुमने एरिया बढ़ा दिया। रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब एरिया बढ़ा देना, एरिया बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस फॉलो करता है। तो यहां पर ये 1/8 हो गया है, 1/8 इज माय आंसर। मूविंग टू फिफ्थ, if the diameter is reduced to half, डायमीटर को हाफ करो चाहे रेडियस को हाफ करो एक ही बात है। और अगर तुमने रेडियस को हाफ किया है तो एरिया क्या हो गया, एरिया विल बी a/4, क्योंकि स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया a/4 होगा। कीपिंग द लेंथ अनचेंज न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अब देखो भाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए था ना, अगर एरिया 1/4 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्वाड्रपल्स, 4 टाइम्स बोलते हैं इसको, इट विल बिकम 4 टाइम्स। Moving to question number 6, area of cross section of a conductor is doubled. A dash is equals to twice of A. Its new resistance will become dash of original. Inverse relation है, अगर एरिया डबल होता है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। That's the सॉल्यूशन। तो फटाफट से कर देना है। 10th क्लास की बुक में भी तुम्हें सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे, 12th क्लास के बोर्ड में भी सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। आसान क्वेश्चन में होता है ये सारा, फटाफट से कर लेना है इसको। 7th क्वेश्चन पे आता हूं। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। यहां पर क्या है, I को y एक्सिस पे दिया हुआ है और V को x एक्सिस पे दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस होता है V/I, लेकिन ये IV ग्राफ है, नॉट VI ग्राफ, यही समझना है। तो फ्रॉम दिस ग्राफ जो रेजिस्टेंस है 1/R वो हो जाएगा I/V, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ ये मुझे मिलता है 1/R, जो मैं I/V के हिसाब से लिख सकता हूं। अब स्लोप किसका ज्यादा है, B का स्लोप ज्यादा है, B का स्लोप ज्यादा है, तो यहां रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा क्योंकि इनवर्स है। ये जो स्लोप है यहां पर ये जो स्लोप है वो कंडक्टेंस दे रहा है। स्लोप ऑफ IV ग्राफ gives कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, कंडक्टेंस इज 1/R। ये जो 1/R है यही तो कंडक्टेंस है। तो B का स्लोप ज्यादा है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ B इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ A, क्योंकि स्लोप ऑफ B वाज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस, ज्यादा किसका रेजिस्टेंस है, तो A का रेजिस्टेंस ज्यादा है। मोर पूछा हुआ है, ज्यादा हमारा A का रेजिस्टेंस होगा। समझ आया। मूविंग टू नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज शोन बिलो आइडेंटिफाई द पोर्शन कॉरेस्पॉन्ड टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। एक तो रेजिस्टेंस नेगेटिव,
रेजिस्टेंस नेगेटिव कब होगा? जब देखो हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं वोल्टेज कम करूं और करंट बढ़ जाए? मतलब मैं, या फिर उल्टा समझ लो कि करंट कम हो रहा है लेकिन वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। तो ये सेक्शन देखो C टू D में क्या हो रहा है? करंट फॉल कर रहा है, करंट नीचे आ रहा है, ग्राफ इज गोइंग डाउन, करंट इज डिक्रीजिंग, बट आगे भी तो जा रहा है, वोल्टेज इज इंक्रीजिंग। तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन करंट फॉल कर रहा है। ये क्या एग्जांपल है? ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का एग्जांपल है। तो C से D वाला जो सेक्शन है, C टू D इज माय नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता ओमिक कहां है, तो मुझे रफली A टू B और D से E, ये ओमिक सेक्शन है। यहां पर ये ओमिक कैरेक्टर शो कर रहा है। जहां मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो ऑलमोस्ट सेम रेशियो में मेरा करंट भी इंक्रीज कर रहा है, दैट्स द ओमिक कैरेक्टर। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं। मूविंग टू दिस नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन फेसेस P एंड Q, फेस P फेस Q के बीच में, और रेजिस्टेंस बताना है ऑफ द क्यूबाइड। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो लेंथ अपॉन एरिया। अब लेंथ क्या है? क्योंकि फेस P ये है, फेस Q ये है, तो लेंथ मेरी L आ गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? दिस इज माय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मुझे जो मिला R इस केस में, वो मिला रो लेंथ L एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट BH। तो यहां के हिसाब से माय फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है ना? यहां पर करंट कुछ ऐसे फॉलो करेगा, करंट उधर जा रहा है। अगर मैं अगले पे आता हूं, दिस 10th क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, इनर रेडियस R, आउटर 2R रिस्पेक्टिवली ऑफ द मटेरियल। एक हॉलो सिलेंडर ले लिया, ठीक है भैया, ये रेजिस्टेंस तुम्हारा R है, इधर रेजिस्टेंस तुम्हारा और रेडियस तुम्हारा 2R है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो लेंथ L ले लेता हूं इसका, और इसी में करंट फ्लो कर रहा होगा। एरिया यहां पर क्या आएगा? तो मैं लेता हूं रो L अपॉन पाई। देखो, बाहर वाला रेडियस माइनस अंदर वाला रेडियस। क्यों? क्योंकि बीच में ये जो ग्रीन पार्ट है ये तो खाली है, खोखला है, यहां पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, यहां तो करंट फ्लो नहीं करेगा हवा में। तो मेरा जो एरिया यहां पर लूंगा मैं, वो सिर्फ लूंगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस इंटरनल वाला, है ना? तो रेजिस्टेंस जो बनेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, मतलब आउटर रेडियस 2R का होल स्क्वायर करूंगा तो 4R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर मतलब इनर रेडियस, तो R स्क्वायर। तो ये मुझे मिलता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई इंटू 3R स्क्वायर, विच गिव्स मी द ऑप्शन नंबर C एज माय करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और यही थी आज की हमारी क्लास। दिस वाज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स लॉ हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी, और कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे जो रिलेटेड है ओम्स लॉ से या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से। अगला लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होगा, तो अगर तुम्हें पूरा पढ़ना ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई 7 से 8 लेक्चर्स यहाँ होने वाले हैं, सबको देखो। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ कराए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि लेक्चर तो जैसे मैं दे रहा हूँ ऑलमोस्ट ऐसे ही सबने दिए हैं, ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस, योर प्रैक्टिस विल मेक्स अ डिफरेंस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो जितने क्वेश्चन हमने अभी परफॉर्म किए हैं, स्क्रीनशॉट लो और बिना सॉल्यूशन देखे खुद से अटेम्प्ट करो। जब खुद से अटेम्प्ट करने लगोगे तो क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे और ये चैप्टर आसान हो जाएगा, मजे में हो जाएगा। That's it for the today's class. Thank you.